आई तो है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं R1 का जो अभी, अरे वो मैंने फारिग कब किया है, वो यहाँ से वहाँ भेजा है किसी को। हाँ तो मेमोरी कार्ड यहाँ से गया है, वहाँ आ जाएगा। अच्छा, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ लिया, अब उसका करते हैं एक सवाल। एक सवाल वैसे ही खुद बनाया था प्रैक्टिस, और एक वास्ट पेपर का। तो मैंने ना एक सवाल शेयर किया था कल ग्रुप में इन्हीं नोट्स के साथ। सॉफ्ट कॉपी शेयर की हुई है। तो वो सवाल खोलें और पढ़ लें, मैं करता हूँ बोर्ड पे सॉल्व।
तो शेयर करवा सकते हैं आप? वो ग्रिड आती है कि वेटेज हर चैप्टर का आता है कि इस चैप्टर से वेटेज आएगी। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया तो मैं करूँ सॉल्व। इसमें से आधी बातें नहीं समझ आई होंगी, कोई बात। बस अब बर्दाश्त करें, पहले सब ये भी चलाएं, वो भी चलाएं, वो वाला भी चलाएं, घर में भी लगवा के दें। जी करूं सॉल्व। इसमें 30 जून 2022 का ट्रायल दिया हुआ है, और ये कैसे पता चलेगा कि ये एसएनपो से करने वाला सवाल है? एक तो आपको रिक्वायरमेंट की वर्डिंग से पता चल जाएगा, डेफरल मेथड, फिर खास तौर पे जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, ये वही सोसी वाली चीज है, तो इससे पता चल रहा है कि एसएनपो का है, वरना रेगुलर पहले वाला सवाल होता। बाकी आपको जो अंग्रेजियां समझ नहीं आई वो पॉइंट नंबर 1 और 2 का भी समझ नहीं आया होगा, है थोड़ा थोड़ा सा है, और पॉइंट नंबर 7 भी नहीं समझ आया होगा, है जी। सामने खोलो तो मैं सॉल्व भी करूंगा, मैंने सॉल्व भी तो करना है, या वो भी सामने लिखा? नहीं सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। क्यों नहीं है सवाल? तो नहीं तो आप देख ले। सवाल पढ़ना था तो इसमें जो पॉइंट समझ नहीं आए कोई बात, पहले कौन से सारे सवाल समझ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये जो फंड्स दिए हुए हैं पहले इनकी पहचान कर लेते हैं। ये जो पहला वाला है यंग टैलेंट, ये कौन सा वाला फंड है? नहीं, एंडोमेंट, जस्ट वैसे रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड? यंग टैलेंट वाला ये एंडोमेंट है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सटर्नली इंपोज्ड स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन आप कह लें शर्त, रिस्ट्रिक्शन, दैट रिसोर्सेज कंट्रीब्यूटेड टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली, तो ये एंडोमेंट फंड है। और इसकी मजीद एक पॉइंट नंबर 4 में दोबारा से बात की गई है कि इस फंड से आया पैसा जो इन्वेस्ट किया है, उसमें से जो 6 मिलियन की कमाई है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में जाके ऐड कर देनी है। ये मैं पॉइंट 4 पढ़ा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर यंग टैलेंट फंड टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली। तो इससे पता चल रहा है कि ये एंडोमेंट फंड है। ये यंग टैलेंट वाली बात कर रहा हूं, हम भी यंग टैलेंटेड बच्चों, ये मैं यंग टैलेंट वाले की बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 दूसरा, एक कोई जिम एंड ट्रेनिंग सेंटर कोई बनाया होगा, एक उसके लिए फंड है, और एक्सटर्नली इंपोज्ड स्टिपुलेशन यानी जिन्होंने डोनेट किया उन्होंने शर्त लगाई हुई है। एक्सटर्नली यानी डोनर ने शर्त लगाई, स्टिपुलेशन आप कंडीशन कह लें, जिन्होंने डोनेट किया होता है उन्होंने शर्त लगाई हुई है कि ये हमारे पैसे सिर्फ इस जिम के लिए ही यूज किए जाएं, रिस्ट्रिक्टेड है। फिर उसके अलावा हमने कोई मशहूर लीग है, जैसे आप अगर पीएसएल की बात कर लें तो लाहौर कलंदर इन्होंने खरीदनी है और ये उसके लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। कोई मशहूर लीग है, ये उसकी फ्रेंचाइज खरीदने के पैसे जमा हो रहे हैं, तो स्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड बेशक इंटरनली है लेकिन है तो स्पेसिफिक मकसद के लिए, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। और चौथा वाला जनरल। तो ये 4 फंड्स हैं जिनमें से जो जर्नल है वो सबसे आखिर में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाला एंडोमेंट है, और जो बाकी दोनों हैं वो जस्ट रिस्ट्रिक्टेड। ये जो फंड्स है ना, चाहे एंडोमेंट हो, चाहे रिस्ट्रिक्टेड हो, चाहे जनरल हो, ये है इक्विटी। ये इक्विटी के अंदर आएंगे, और जब ये इक्विटी के अंदर आएंगे तो सोसी में भी इन चारों के कॉलम्स बनेंगे। हाँ, मैं आपको ये टिप जरूर बता दूंगा कि एंडोमेंट फंड और जनरल फंड तो पक्का पक्का पता चल जाएगा, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड है ये मैं आपको सवाल करके टिप बताता हूं कि कौन से वाले को इज्जत देके इक्विटी में लाना है और कौन से वाले को लायबिलिटी में लाना है। ये मैं एक टिप बता दूंगा, पहले सवाल कर लेते हैं। एंडोमेंट और जनरल पहचाना जाएगा, जो बाकी रिस्ट्रिक्टेड है अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये इक्विटी के अंदर है दोनों, लेकिन फिर सवाल करके मैं टिप भी बता देता हूं। तो हमने इन चारों को इक्विटी में कंसिडर करना है और इन्हीं चारों की सोसी बनी। उसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसएफपी सेम सवाल जब तक करते आ रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 में लिखे हुए नाम ओके।
अच्छा, मैं बोर्ड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सोसी बना देता हूँ, एसओएफपी फिर मैं जबानी बोलता हूँ। क्या है पीएससी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2022 और रुपीज मिलियन एक्सपेंसेस और इनकम्स। चलो भैया ऐसी मरमराई ना जाए कोई, ये बंद कर दो। अच्छा थ्रो कम कर देता हूँ। थ्रो कम कर देता हूँ, नहीं करना। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सोसी बना रहा हूं, और नाम तो सोसी नहीं है, नाम है इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये नाम होता है इसका, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। तो जिस तरह वहां पर हम इक्विटी आइटम के कॉलम बनाते हैं ना, थोड़ी सी जगह अंग्रेजी की, और वो कॉलम्स, एक हो जाएगा जनरल फंड, एक होगा एंडोमेंट फंड, और अफजल ये है कि आप इनके साथ ना इनका नाम भी लिख दें, यंग टैलेंट। और बाकी दोनों, एक है जिम फंड और एक है फ्रेंचाइज के लिए। और एक और अफजल बात यह है कि आप इन तीनों पे हेडिंग डाल दें रिस्ट्रिक्टेड। तो ये जनरल है, ये रिस्ट्रिक्टेड, और ये भी होता तो रिस्ट्रिक्टेड ही है, लेकिन एंडोमेंट है, इसलिए नाम एंडोमेंट लग गया। क्या जी? अंग्रेजी जितनी वही बैलेंस और प्रॉफिट और वही है, और ये आ गया रुपीज मिलियन। अंग्रेजी उतनी ही है, बैलेंस, स्टार्टिंग और प्रॉफिट और इस तरह की चीजें, ट्रांसफर, ये बनाएं। और एसओएफपी बनाएं, हेडिंग की जगह छोड़ दें। और इक्विटी में कितनी लाइन रखेंगे? 4 हैं। टोटल कर दें, दिल कर रहा किसी का तो टोटल कर दे, नहीं दिल कर रहा तो रहने दें। एसओएफपी इक्विटी में अब ये 4 लाइनें होंगी, ये चारों, और बाकी वही नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये दोनों बनाएं, एसओएफपी बनाएं, और फिर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, हमने अगर खुद भी रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट में लगा दी कि ये फंड सेपरेट रहेगा और इसी के लिए जो पैसा आया करेगा या नहीं भी आएगा तो हम खुद इधर से उधर ट्रांसफर कर देंगे, जैसे रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व को ट्रांसफर हो रहा होता है ना,
तो वो तो स्पेसिफाई किया ना, तो फिर भी वो स्पेसिफिक हो जाएगा। जनरल तो फिर नाम ही तो खराब हो जाएगा ना, फिर वो जनरल नहीं रहेगा। जनरल तो होगा ही होगा, लाइक आप इसको रिटेन अर्निंग टाइप समझ लें। जनरल फंड तो होगा ही होगा। अगर कोई बाहर के डोनर्स पैसे देते हुए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो तो रिस्ट्रिक्टेड फंड है ही है। अगर खुद मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि अपने रेगुलर पैसों में से बचा के अलग से एक फंड में पैसे रखेंगे तो भी वो रिस्ट्रिक्टेड ही है। जल्दी भाई, चले ट्रायल खाली करते हैं। ट्रायल में सबसे पहले इन फंड्स के हो गई बीडी, तो वो आ जाएंगे यहां पर। बैलेंस एज एट 1 जुलाई 21, बताइए। 1147 जी, 50 1153, ये बीडी बैलेंस होगा। एक बार इसको पूरा करके ना मैं फिर सभी बताता हूं कि इसमें और पहले वाले सवालों में फर्क क्या पड़ेगा। बस ये आ गए इनके बीडी। आगे लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये क्या बता है? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म एसेट्स में एक तो शामिल है 8 मिलियन की कलेक्शंस और एक 20 मिलियन की लैंड। तो ये अलग अलग ब्रेकअप क्यों बताया कि इनको डेप्रिशिएट नहीं करना। एक तो कलेक्शन इसलिए बताया कि इसको तो साइड पे करें ना, ये कोई पीपी नहीं है, तो इसको एसेट्स में अलग लिखें। और बाकी पीपी तो उसमें 20 इसलिए बता दिया कि उसको डेप्रिशिएट नहीं करना। तो इनके बारे में कोई एडजस्टमेंट आगे? डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है कि हो चुकी है? कैसे पता? ट्रायल में डेप्रिसिएशन आ रही होती वरना, तो डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होनी है। तो ऐसा करते हैं कि एसओएफपी में लैंड लिख लें, उसने तो डेप्रिशिएट होना नहीं है। क्या जी? लैंड लिख लें, अदर पीपीई लिख लें और कलेक्शन लिख लें। लैंड लिख दें 20, कलेक्शन लिख दें 8, और बाकी क्या रह गया? उसको ब्रैकेट में लिख दें। क्यों ब्रैकेट में लिख दें? क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लैंड फाइनल है, कलेक्शन फाइनल है, तो उसको आउटर कॉलम में ले जाए। 428 है ना, 20 डेप्रिशिएट नहीं होना, अब आउटर कॉलम में। 8 कलेक्शन अलग लिख लें आउटर कॉलम में। बाकी रह गया 400, उसने चूंकि डेप्रिशिएट होना है तो उसको अभी ब्रैकेट में लिख लें। नॉन करंट है, तब इसकी एक वर्थ है, कई सालों तक रख सकते हैं इसको अपने पास, तभी तो उसने खुद भी लॉन्ग टर्म एसेट्स में लिखा हुआ है इसको। अच्छा, कुछ शक्लें अजीब अजीब लग रही है, मैं दोबारा बता देता हूं। लॉन्ग टर्म एसेट्स का ब्रेकअप बताया हुआ पॉइंट नंबर पता नहीं किसमें, 5 में। ब्रेकअप यह है कि इस 428 में 20 की लैंड है, 8 मिलियन कलेक्शन है और बाकी होंगे अदर पीपीई। तो लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना होता तो ये फिगर फाइनल है, ये आउटर कॉलम में लिख दें नॉन करंट एसेट्स। कलेक्शन अलग से एसेट है, इसमें भी डेप्रिशिएट नहीं होना, इसको अलग एक लाइन कलेक्शन लिख दें 8। और जो अदर पीपीई हैं उन्होंने अभी डेप्रिशिएट होना है तो वो ब्रैकेट में फिर 400 लिख लें। ओके, आगे चलें ट्रायल में। इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई मजीद नहीं? इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं कह रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो बस क्या करें इनका? बस नॉन करंट एसेट्स में लिखना, करंट में लिखना, करंट में लिखना, नॉन करंट में लिखना ज्यादा बेहतर। नॉन करंट में है, नॉन करंट में लिखें। क्या कैसे पता? वो तो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना। नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम एक इनकम है जो ट्रायल में आपको अलग से नजर आ रही है। और ये जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है ये एसेट है, ये ऐसे ही समझ लें कि बिल्डिंग अलग एसेट आ रहा है और रेंट इनकम अलग आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट्स अलग एसेट है और उस पर कमाई जाने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम वो अलग से ट्रायल में आ रही है, क्रेडिट बैलेंस। तो इन्वेस्टमेंट 1204 नॉन करंट एसेट्स में लिखने। आगे शॉर्ट टर्म बैंक लोन के बारे में कहीं कोई एडजस्टमेंट? अब ये ट्रायल वाला सवाल कर रहा हूं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फाइनल कॉलम में लिखें। तो शॉर्ट टर्म है, करंट लायबिलिटीज में लिख लें। शॉर्ट टर्म बैंक लोन करंट लायबिलिटी में लिखिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, इनके बारे में नीचे कहीं कुछ नहीं है तो कहां लिख लें? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। कितना कहां और कितना कहां? जो डेबिट में लिखा नजर आ रहा है 8 वो करंट एसेट्स में लिख लें, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और जो 11 क्रेडिट कॉलम में लिखा नजर आ रहा है वो एक्रूड एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज में लिख लें।
लिख लिया कैश एंड बैंक के बारे में कुछ, तो फिर करंट एसेट्स में लिख लें। तो हाँ जी, थोड़ा नीचे करके बस एक तमीज होती है कि नॉन करंट जो है ना, एक्सट्रीम नॉन करंट, वो ये लैंड वगैरह है, इससे बैलेंस शीट शुरू करते हैं, और जो एक्सट्रीमली लिक्विड है कैश बैंक, उसको आखिर में लिखते हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बस नॉर्म्स हैं ये। कैश एंड बैंक, फी फॉर सर्विसेज, ये क्या है? इनकम है, कोई एडजस्टमेंट? तो इसको हम लिख लेते हैं यहां 15 3 4 0 यही है ना। आगे ये क्या चीज होगी? ये वर्ड बेशक फंड आ गया, लेकिन वो ये नहीं है। ये तो कोई टूर्नामेंट इवेंट रिलेटेड कोई पैसे जनरेट हुए होंगे, और नेट का मतलब है कि खर्चे माइनस करके। अगर ये डेबिट कॉलम में आ रहा होता तो उसको एक्सपेंसेस में लिख देते, क्रेडिट कॉलम में आ रहा है तो उसको इनकम में लिख देते। इसको मैं कह देता हूं नेट इनकम ऑन टूर्नामेंट्स। कितना? 15। जी, कंट्रीब्यूशंस। अब इसके तो ब्रेकअप यकीनन बताया ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं। जिनका तो हमने यहां जनरल नहीं स्पेशल फंड बनाए हुए हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन इधर ऐड होनी है, और जो रिमेनिंग है वो इनकम में जाए। बस जो हमने यहां बनाए हुए हैं उनकी कंट्रीब्यूशन यहां नहीं, और जो बाकी है वो इनकम में जानी है। और ये अभी ये नोट ना लिखिएगा, अभी पहले मैं आपको ये सवाल पूरा करा दूं, फिर बताऊंगा टिप्स। तो जो इन तीनों से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है वो यहां आनी है, और जो जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड है वो वही डोनेशन इनकम है जो अब तक करते आ रहे थे। कंट्रीब्यूशन डोनेशन ही है मेनली। नहीं, इसमें क्या आएगा? आज तक क्या आ रहा था इसमें? आज तक इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? सरप्लस। वो यहां का नेट रिजल्ट वहां आएगा। क्या देखिए, जो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है वो बाकी सब रिस्ट्रिक्टेड है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड सिर्फ ये है, तो बाकी सब रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने कहा है कि ये जो जनरल फंड है ना, ये तो इस क्लब के जनरल ऑपरेशंस हैं, ये इन्हीं के लिए बन रहा है, और इसका सरप्लस इधर आके ऐड होगा जैसे पहले करते थे। इनके लिए जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो यहां ऐड होनी है, और यहां से जो खर्चे होंगे वो वहां एक्सपेंस बनेगा। जो इस क्लब के जनरल ऑपरेशंस हैं ये उनके लिए बन रहा है, यहां का सरप्लस इस कॉलम में आके ऐड होना है, और जो इनसे रिलेटेड कंट्रीब्यूशंस या डोनेशंस आ रही हैं वो इधर ऐड है, और जो खर्च हो रहा है वो यहीं से लेस है, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा इक्विटी में जाएगा। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ये सिर्फ इसके लिए, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी के लिए बन रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखिए, आज तक सवाल जितने भी किए हैं उसमें जनरल फंड ही होता था बस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेट प्रॉफिट या लॉस इसी में लाते थे ना। अब भी ऐसे ही करना है। ये मजीद फंड्स आ गए, इन मजीद फंड्स को हमने इक्विटी में जगह दी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनके लिए नहीं है, वो जनरल के लिए है। तो इनमें जो भी कंट्रीब्यूशन आएंगी वो इनमें ऐड होंगी, और जो इन कामों पे खर्चा होगा वो ये वाला फंड डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। इनसे रिलेटेड आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आने, यहां आने। वैसे ही एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, वैसे तो इसको जिंदगी में कभी काम आना नहीं आपके, लेकिन एक हम जो पढ़ रहे हैं ये है डेफरल मेथड। वो जो दूसरा था ना रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी 4 बनते हैं, मतलब 4 इनकम एक्सपेंडिचर बनते हैं। इसका अलग, इसका नहीं, ये भी बनती है। लेकिन जिस तरह यहां जस्ट सरप्लस ऐड हो रहा है, तो उधर भी वो नेट सरप्लस ही इनके अपने अपने ऐड होंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ इससे रिलेटेड है, और ये जो अलग फंड बनाए हैं इनकी आनियां जानियां यहीं पे होनी है। तो कंट्रीब्यूशन जो 15 मिला है ये इनकम में लिख दो, ये इधर एंडोमेंट की लाइन में लिख देंगे, तो कंट्रीब्यूशन यहां आ जाएगा 15, और आगे 40 है जिम के लिए, यहां आ जाएगा 40।
14 ये क्या है? ये लाइबिलिटी। मैंने कहा था कि जो हमने अलग से फंड बनाए ना उनके कॉलम है। इसके अलावा अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलेगी किसी खास मकसद के लिए तो वो अलग से लाइबिलिटी बनेगी, जैसे पिछले सवालों में बना भी रहा था। लेकिन किसकी लाइबिलिटी बननी है, किसको यहां लाना है, ये मैं आपको सवाल पूरा करके टिप्स बताता हूं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन मिली है ये किस लिए है? इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और वो भी नहीं खरीदा है तो ये लाइबिलिटी। तो ये करंट या नॉन करंट जहां मर्जी लिख लें। ये जो इक्विपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन मिली है इसके लिए अलग से फंड क्यों नहीं बनाया, ये मैं आपको सवाल कराने के बाद दूंगा टिप्स। नहीं बनाया, लेकिन मिली तो उसके लिए खास है तो उसको लायबिलिटी में रखेंगे। अच्छा, उसको इनकम कब बनाएंगे? इक्विपमेंट की डेप्शन से मैच कराएंगे। और ये भी एसएनपो में मैंने आपको टेबल के नीचे एक लाइन पढ़ाई थी कि जब तक हम इनको इनकम नहीं बनाएंगे तब तक लायबिलिटी में रखेंगे। तो ये वो वाली लायबिलिटी, तो इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में रख लें। इस फंड का अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो इसके लिए आ रहे हैं पैसे कैश, डेबिट, जिम फंड, क्रेडिट। और जब इसके पैसे खर्च हो रहे हैं जिम फंड, डेबिट, कैश, क्रेडिट, बस यही एंट्री होती जा रही है। तो पिछले सालों तक जो इसका नेट क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ था ये वो है। इस साल में जो मजीद कंट्रीब्यूशन आई कैश, डेबिट, ये फंड, क्रेडिट, खर्चा होगा ये फंड, डेबिट, कैश, क्रेडिट, वो इससे माइनस हो जाएगा। तो 14 का क्या किया? नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख दें, फंड का नाम लिखना है फंड लिख दें, या डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, डेफर्ड फॉर प्लांट नहीं इक्विपमेंट, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन फॉर इक्विपमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख दें। अगला क्या है? 8, ये हम इनकम लेंगे क्योंकि हमें लोन वापस करने की कंट्रीब्यूशन मिली है और वो लोन इस साल के खर्चों के लिए ही लिया था, तो ये यहां इनकम आ जाएगी। इसको कह देते हैं कंट्रीब्यूशन लोन वाली। कितनी? 8। जी 417 अनरिस्ट्रिक्टेड है, नहीं उसमें से नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो ये सारा का सारा 417 इधर आएगा। 41 और 3 ट्रांसफर है, ट्रांसफर नहीं, क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है तो आना तो यही डोनेशन इनकम ही है, लेकिन हमने अपने जनरल में से खुद एक और फंड क्रिएट किया है तो ये ट्रांसफर टाइप हो गया है, जैसे रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व हुआ करता था, तो वो इधर सोसी में आएगा। क्या? नहीं, यहां 417 ही आएगा क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये जिन्होंने हमें डोनेशन दी है, क्या उन्होंने कहा है कि इधर रखने पैसे? उन्होंने तो जनरल डोनेशन ही दी है, तो वो तो इनकम ही आएगी। मैनेजमेंट ने खुद ही इंटरनली यहां से यहां ट्रांसफर करते करते हर साल ये फंड बढ़ाते जाना है। तो जब ये खुद विद इन इक्विटी हम यहां से यहां जा रहे हैं तो ये ट्रांसफर है, क्योंकि जिन्होंने डोनेशन दी थी उन्होंने इसकी शर्त लगाई, तो फिर हम इनकम में से 3 कैसे हटा दें? तो फिर वो ये इस तरह की वर्डिंग इंटरनल वाली ना हुई होती, फिर वो भी एक, फिर हम वहां से लेस करते और 3 यहां लिखते, फिर जैसे ये दोनों लिखे हैं वो यहां आ जाता, क्योंकि कंट्रीब्यूशन देने वाले ने ये शर्त लगाई होती, तो फिर जैसे इन दोनों को लिखा है तो यहां भी फिर मैं 3 लिखता। अब ये जनरल में से आनी है, तो जब कंट्रीब्यूशन डोनेट करने वाले ने डोनेट की थी उसने कोई शर्त नहीं लगाई थी, तो उसने तो पूरा 417 इस क्लब को ही दिया था, इसलिए पूरा 417 इनकम। कोई ऊपर से फाइलिंग हुई है। पॉइंट नंबर 2, यानी वो जो कंट्रीब्यूशन थी ट्रायल में थे हम लोग, वो हो गया पूरा वापस। गवर्नमेंट फंडिंग, इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 3 में कहा हुआ है कि ये हमें मिला है इस क्लब के 5 साल के ऑपरेशंस की सपोर्ट के लिए, तो इसको इनकम बनाना है ओवर 5 ईयर्स, जिनमें से अभी गुजरे हैं 6 महीने, तो 6 महीने का इनकम बना देते हैं और बाकी लायबिलिटी में ले जाते हैं। और लायबिलिटी में आपको तोड़ के बताता हूं, हमें ये बिल्कुल ग्रांट जैसी ही तकरीबन चीज आ गई। ग्रांट रिलेटेड टू
इनकम, ये बिल्कुल उसी जैसी चीज बन गई है, वर्किंग में कह देता हूं उसको 1। हमें कितनी ग्रांट मिली? 150। 30 जून 22 पे इनकम में कितनी ले जाए? 150 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 बाय 12, 15, बाकी रह गया 135। इसमें से अगले साल की लाइन भी 30, बाकी रह गया 105। अब बताएं इसको कहां कहां लिखें? 15 लिखें इनकम में, 30 करंट में, 105 नॉन करंट। ये साल थी ना, ये 6 महीने थे, इसको साल कर दिया। ये जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली है ये बिल्कुल जैसे IS-20 में ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती थी, ये वही वाला काम किया है। इस साल की इनकम 15, करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, और ये नॉन करंट में डेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ये करंट नॉन करंट में तोड़ना ये बचपन में ही सीखा है। ये गवर्नमेंट की फंडिंग इनकम, डेफर्ड गवर्नमेंट फंडिंग करंट लायबिलिटी, डेफर्ड गवर्नमेंट फंडिंग नॉन करंट लायबिलिटी। है जी 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 मैंने तो खुद लिखना था। गवर्नमेंट फंडिंग 1 वर्किंग 1 15, डेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। अगर डेफर्ड का वर्ड नहीं लिखना है, दिल कर रहा कोई बात नहीं, गवर्नमेंट फंडिंग लिखने, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन लिखने, बस लिखना नॉन करंट और करंट में तोड़ के, है जी। ग्रांट लिखने, गवर्नमेंट ग्रांट लिखने, बस गवर्नमेंट का वर्ड हो और फिगर करंट नॉन करंट में हो। बस ट्रायल में आगे इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में कोई एडजस्टमेंट? हाँ जी, इन्होंने कहा है कि जो 6 है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जानी चाहिए, वो यहां आनी चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम है एंडोमेंट फंड में शर्त रखी थी वो यहां आएगी। ये ट्रांसफर नहीं है, एंडोमेंट फंड वालों ने कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम आनी है उसमें से 6 यहां जानी है, वहां मना है, बाकी यहां आनी है। नहीं लेस कहां से? अच्छा अच्छा ठीक है, तो बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी। 144 में से माइनस कर दें 0.4 में लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में हम इन्वेस्टमेंट इनकम पे खड़े हैं। ये जो 0.4 में वो इन्वेस्टमेंट इनकम का जिक्र कर रहा है 6 मिलियन, ये कैसे पता ट्रायल में कहां है? भाई एक ही इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है ट्रायल में, और तो आई कोई नहीं रही। तो इसी 144 में से 6 इधर और बाकी इनकम। हाँ जी, इससे आगे सैलरीज हैं। अच्छा, अब जो सैलरीज हैं वो उन्होंने आगे तोड़ के बताई है, बल्कि सैलरीज क्या, सैलरीज भी, रेंट भी और अदर भी, और इनका तोड़ के टोटल देख लीजिए वही बनता है, उसी को तोड़ के बताया। तो हम ट्रायल की फिगर को छोड़ते हैं और 8 पे आ जाते हैं। तो बताएं ये कहां कहां लिखूं? जो जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड है वो एक्सपेंसेस में आएंगे। सैलरीज 370, रेंट 325, अदर एक्सपेंसेस 40। जबकि जो बाकी है वो जिम फंड से रिलेटेड खर्चा है, तो वो यहां पर माइनस होगा, जिसको आप फंड यूटिलाइजेशन भी कह सकते हैं। नहीं अलग, ये कोई इनकम स्टेटमेंट थोड़ी है कि हम इसमें सैलरीज अलग बताएं। ये इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे क्या सैलरी, हमने बताना है कि टोटल इस काम के लिए जो पैसा आया था उसमें से 68 हो गया खर्च, तो 68। डबल एंट्री से भी बताता हूं, जब ये 40 मिला होगा कैश डेबिट, जिम फंड क्रेडिट, और जब ये खर्चे किए होंगे जिम फंड डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर थोड़ा थोड़ा सा याद हो तो परसों तरसों के सवाल में एक रिपेयर मेंटेनेंस फंड था, वो भी इसी जगह कॉलम आएगा, और उसमें जो पैसे आए होंगे वो यहां कंट्रीब्यूशन में आएंगे, और जो खर्चे होंगे वो यहां से लेस होंगे। इसलिए ना उसका पैसा आना इनकम में लिखा था और ना उसका पैसा जाना एक्सपेंसेस में लिखा था, वो ये था। नहीं
अच्छा चलिए, अगर पुरानी बात इधर तो निकल गया तो यहां तक रहें बस। ट्रायल में और क्या रह गया? ट्रायल हो गया पूरा। 0.1, 0.2, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5, 0.6। तो 400 पे डेप्रिसिएशन लगा लें 80 डेप्रिसिएशन ड्राइवर, और वो जो अदर टीपी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वहां से 80 माइनस कर दें। पॉइंट 7 जी, 0.7 कहां से करना है? यहां। तो ट्रांसफर बेशक इसी को 8 कर दें या चाहे तो अलग लाइन लिख लें। जनरल फंड में से 3 इधर जाना है, 5 इधर जाना है जी। अलग लाइन लिख लें, यहां लिखें दोबारा ट्रांसफर, यहां 5 माइनस करें और यहां 5 ऐड करें। नहीं, इन तीनों को हमने रिस्ट्रिक्टेड फंड कहा है। ये दोनों तो डोनर्स पैसे देते हुए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो इसलिए उनके आने वाले पैसे को डायरेक्टली यहां लाना है। इसके लिए कोई डोनर नहीं था, इसके लिए कोई पैसा नहीं आना था, तो जो पैसा आना था वो सारा हमने यहां इनकम बनाई। अब हम खुद मैनेजमेंट इसमें से खुद भी तो पैसे साइड पे कर सकते हैं ना, तो इसमें से 5 मिलियन यहां करना है ट्रांसफर, 3 मिलियन यहां ट्रांसफर करना है। ये बात एक तो 0.7 में लिखी हुई। उन लोगों ने कहा था कि आप ना हर साल 5 मिलियन अपनी जेब से भी करें साइड पे एज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। जिन लोगों ने यंग टैलेंट प्रोग्राम सपोर्ट करना शुरू किया था उन्होंने कहा था हम जो पैसे दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, वो तो ये हो गए 15। जो इन्वेस्टमेंट इनकम कमाए उसमें से 6 इधर ले आए, उसके अलावा हर साल अपने जनरल फंड में से भी 5 निकाल के यहां लाएं। ये 0.7 की अंग्रेजी का मतलब क्या? कहां? अरे कौन सा रिस्ट्रिक्टेड नाम भी तो लिखा हुआ पर, पूरा सेंटेंस है ना, ये पूरा सेंटेंस यंग टैलेंट वाले की बात हो रही है, तो वहां लाना है। एंडोमेंट फंड भी होता तो रिस्ट्रिक्टेड फंड है। रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं तो इसको एक्सपेंस बनाते हैं। ये विद इन इक्विटी ट्रांसफर कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम को जा रहा है। 0.8 बस हो गया, खत्म हो गया। अरे नहीं, हौसला जल्दबाजी हो गया मैं, पहले सरप्लस को निकाल लें। इधर 118 118 1257 76 87 6 बैलेंस एज एट 30 जून 22। अब ये चारों लाइनें एसओएफपी में इक्विटी में आएंगी और बाकी एसओएफपी बैलेंस करेंगे तो इंशाल्लाह टैली होगी। बैलेंस शीट में सरप्लस दोबारा नहीं जाके ऐड कर देना। ये हो गया, इक्विटी में ये 4 नाम आ जाएंगे और बाकी सारे ब्रैकेट बंद करके टोटल कर लें तो बैलेंस शीट टैली है। हाँ जी, एचएफपी टैली नहीं हुई टैली। चलें अब टिप सुन लें एक, और वो टिप ये मैं बताने लगा हूं। ओके ओके ओके,
ये नहीं, एक और छोटा सा है। हाँ जी, ये नोटेड। अब टिप ये लिख लें और टिप बता किसकी रहा हूं। पहले ये समरी दोबारा बताता हूं। जो अब तक आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखा है, एसओएफपी सीखा है, सब वैसे ही है। बस इक्विटी के अंदर इस सोसी में जितने कॉलम है उतनी इक्विटी में लाइनें आ जाएंगी। ये कॉलम क्या है? एक तो जनरल फंड है, उसके अलावा बाकी रिस्ट्रिक्टेड फंड है। जो इन फंड्स के नाम पे कंट्रीब्यूशन आ रही होंगी। अच्छा, बेशक आप सोचिए कि हमारे ये लेक्चर दोबारा नहीं देखेंगे, लेकिन सब लोग ये लेक्चर दोबारा देखना और यहां पर पहुंच के रोक रोक के टिप्स लिखना भी। अभी मैं बोलता जा रहा हूं। दोबारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसओएफपी जैसे अब तक पढ़ा था वैसे ही है। इक्विटी में उतनी लाइनें आ जाएंगी जितने सोसी में ये कॉलम है। नहीं, वो अब आप लेक्चर दोबारा प्ले करना। दोबारा बोलिए, समझ नहीं। अगर ट्रायल वाला सवाल हुआ तो जैसे ये किया, अगर बगैर ट्रायल वाला हुआ तो जैसे पहले कर रहे थे। यानी सवाल की शक्ल वही होगी, सिर्फ ये एडिशनल चीजें आ जाएंगी बस। इसलिए वर्किंग्स, चाहे ट्रायल वाला सवाल है चाहे बगैर ट्रायल वाला है, सब कुछ वैसे ही। इसीलिए कहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसओएफपी सब वही है जो अब तक पढ़ा था। इक्विटी में उतनी लाइनें आएंगी जो सोसी में कॉलम है। इतना लिखा। ये जो सोसी में कॉलम है, एक तो जनरल फंड का है, एक एंडोमेंट फंड का है, और बाकी अगर कोई और रिस्ट्रिक्टेड फंड है तो उसके हैं। सोसी में कॉलम्स, एक जनरल फंड, एक एंडोमेंट फंड, और बाकी जो भी और रिस्ट्रिक्टेड फंड है उनके कॉलम आगे सोसी में। यहां तक लिखा। अच्छा, अब जो मैं बात बता रहा हूं आपकी मर्जी है, आप उसको एडलेस में लिखना चाहें या अगर मैं डबल एंट्री बोल रहा हूं तो आपको अगर डबल एंट्री आसान लगे तो। इन ये सोसी में जनरल फंड के अलावा वाले कॉलम्स तीन ही बातें होंगी। या इसमें कंट्रीब्यूशन आ रही होगी, या इसमें से खर्च हो रहा होगा, या ट्रांसफर हो रहा होगा। तो जब इनमें कंट्रीब्यूशन आ रही है तो कैश डेबिट, फलाना फंड क्रेडिट। जनरल फंड के अलावा जो बाकी सोसी में कॉलम्स हैं, इनमें क्या कंट्रीब्यूशन आनी है? या होना है खर्चा, या होगा ट्रांसफर। तो अगर कंट्रीब्यूशन आनी है तो कैश डेबिट और फलाना फंड क्रेडिट, और जब खर्चा होना है तो फलाना फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। अब आप इसको डेबिट क्रेडिट याद रखते हैं, चाहे आप इसको एड लेस याद रखते हैं। कि कंट्रीब्यूशन आनी है तो इनमें ऐड होनी है, खर्चा होना है तो उसमें से लेस होना है।
नहीं, इनमें ही ट्रांसफर करना है, इनसे निकाल के क्या करना है। और जो ट्रांसफर है वो यकीनन जनरल फंड से ही हो रहा होगा, तो जनरल फंड से निकलेगा और ये फलाने फंड में आ जाएगा। मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब जब रिस्ट्रिक्टेड फंड ये जिम के लिए है, वो एंडोमेंट के लिए है, तो ये आपस में क्यों एक दूसरे के डोनर पंगे लेंगे। देखिए जो लोग जिम फंड के लिए पैसे दे रहे हैं उन्होंने दे दिए पैसे, अब वो कहेंगे अच्छा करो रहने दो, इसमें नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा चलो मान लें अगर सवाल ने कह दिया है तो कर देना, ट्रांसफर तो जनरल में से ही होगा ना। यहां तक लिखा, अगली टिप, ये भी पहले सुन लें, पहले सुन समझ लें, उसके बाद अपने अल्फाज में लिखना। सिर्फ ना फंड वर्ड पे नहीं जाना आपने, वो तो टूर्नामेंट फंड भी था, वर्ड फंड पे नहीं जाना। अगर तो कंट्रीब्यूशंस या फंड का वर्ड यूज हो जाता है, डोनेशन का वर्ड यूज हो जाता है, ये मिल रही हैं किसी ऑन गोइंग चीज के लिए, जो ऑन गोइंग चलता रहेगा, उसका फंड बन रहा होगा। और जो किसी एक वन ऑफ चीज के लिए मिल रहा होगा वो लायबिलिटी वाला काम चलेगा। नहीं, जैसे चले मिसालें और सुन लें फिर लिख लेना। जैसे उस दिन वाले सवाल में रिपेयर मेंटेनेंस फंड था गोल्फ कोर्स के लिए, इसके लिए डोनेशन आती जाती रहती थी, खर्चा होता रहता था, ये ऑनगोइंग है, ये यहां आएगा इस कॉलम में, यानी यहां पर एक कॉलम बन जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड है रिपेयर मेंटेनेंस गोल्फ कोर्स का क्लब। इसी तरह से अगर एक खास तबके के मेडिसिन के लिए पैसे आते हैं और वो उसी खास तबके के लिए ही खर्च होने हैं, वो यहां रिस्ट्रिक्टेड आएगा, एक ऑनगोइंग काम रहेगा। लेकिन अगर पैसे आ रहे हैं किसी वन ऑफ चीज के लिए, प्लांट खरीदने के पैसे आ रहे हैं, इक्विपमेंट खरीदने के पैसे आ रहे हैं, लैंड खरीदने के पैसे आ रहे हैं, तो फिर उसको अलग से फंड बनाने की बजाय, नहीं सॉरी लैंड का वर्ड नहीं, लैंड का वर्ड डिलीट, वो तो लैंड के बारे में कहा था, अगर लैंड के लिए पैसे आ रहे हैं तो वो सीधा हम यहीं ले जाएंगे, सीधा इक्विटी में ले जाएंगे, तो लैंड का वर्ड निकाल देता हूं। अगर किसी वन ऑफ काम के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे इस सवाल में इक्विपमेंट का फंड आ रहा था, चौंगता हॉस्पिटल वाले सवाल में बर्न्स वार्ड कंस्ट्रक्ट करने का फंड आ रहा था, तो इसको ऐसे एफटी में ये वो डेफिट लायबिलिटी जिसको तोड़ तोड़ के इनकम बनाना। पहले तसल्ली कर लेंगे क्या समझ आई बात। जो हमें फंड मिल रहे हैं वो अगर कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी चल रहा है और उसकी पहचान, खैर पहचान तो नहीं जरूरी कि उसका पहले भी बैलेंस आ रहा होगा, नहीं ये पहचान नहीं चाहिए, नाम से पता चल रहा होगा कि ये इस काम के पैसे या इस काम का फंड है जो एक ऑन गोइंग एक्टिविटी, तो वो यहां पर आएगा। और अगर किसी वन ऑफ काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, बिल्डिंग खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो फिर वो लायबिलिटी में आएगा जिसको ओवर द पीरियड इनकम बनाना होता है। देखो टूर्नामेंट तो इवेंट सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इवेंट है, टूर्नामेंट तो इवेंट है ना, तो उस इवेंट रिलेटेड चीजों की तो हम वैसे ही वहां इनकम लिखते हैं, वो तो इवेंट रिलेटेड चीज है। दोबारा बता रहा हूं किसके लिए, नहीं मैंने ये कहा है कि अगर कोई ऑनगोइंग काम है, जैसे जिम फंड था, गोल्फ कोर्स की रिपेयर मेंटेनेंस का फंड था, फिर यहां ये एंडोमेंट फंड था, इनके तो अलग काम कॉलम बन रहे हैं। लेकिन अगर फंड या कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसी वन ऑफ काम के लिए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, तो उसके लिए फिर यहां इक्विटी में कॉलम नहीं आएगा, नहीं वो लायबिलिटी बनेगी ये वाली डेफर्ड। वो गवर्नमेंट तो मिसाल थी ना, गवर्नमेंट ने भी पैसे अगर हमें 5 साल के खर्चे के लिए पूरे करने के लिए दिए थे, तो वो डेफर्ड, जैसे इसको 5 साल में इनकम बनाना है। ये आखिरी बात ना को बन नहीं रही, मैं दोबारा बताता हूं, चले बन गए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो फंड्स हैं स्पेसिफिक नामों से पता चल रहे हैं, ये मैंने आपको सिर्फ टिप ये बता रहा हूं कि इस सवाल में इक्विपमेंट का पैसा भी तो आया था, उसको यहां क्यों नहीं लिखा, ये उसके लिए बता रहा कि अगर वो फंड बन रहा है एक ऑनगोइंग काम के लिए, पैसे आते जाते रहा करेंगे, तो उसको हमने यहां कॉलम में जगह दे दी। लेकिन अगर वो वन ऑफ काम के लिए आ रहे हैं, अच्छा वन ऑफ काम का मतलब एक दफा का खर्चा नहीं है, हो सकता है बस 4 साल के खर्चों की सपोर्ट आई है बस, तो वो तो 4 साल में फैला के इनकम बना लेना है, या कहे जिंदगी भर के लिए पैसे आते जाते रहा करेंगे, नहीं बस 4 साल के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, तो ये फिर वो डेफर्ड इनकम है जो लायबिलिटी में करंट नॉन करंट में रखेंगे। अब ठीक है, चलें अपने आप को समझाएं, पहले इतना समझा लें, फिर अगर पूछिएगा।
ये लाइबिलिटी वाले की, मतलब वन ऑफ, मतलब बस 5 साल के खर्चों के लिए मिल रहे हैं, बस बिल्डिंग के लिए मिल रहे हैं, बस प्लांट के लिए मिल रहे हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन है जो ऑनगोइंग चलते रहना है कि इस हॉस्पिटल की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए पैसे आते जाते रहा करेंगे, तो वो यहां पर एक अलग कॉलम आ जाएगा। ये भी एक टिप बन सकता है कि अगर सिर्फ बैलेंस आ रहा और कुछ हुआ ही नहीं है तो वो लाइबिलिटी है बस। हाँ बिल्कुल सही। इन अलग अलग कॉलम्स के लिए आने वाली कंट्रीब्यूशन यहां आनी है, और जो इनके लिए नहीं है वो वहां आनी। नहीं नहीं नहीं, इनके लिए जो आनी वो जहां है, या जो अभी मैं लाइबिलिटी की बात बता रहा था वो तो बता दी ना पहले ही, वो तो लाइबिलिटी है। उसके अलावा जो कुछ नहीं पता कि क्या है वो बस जर्नल है। हो सकता था, वो हो सकता था, वो फिर कोई अलग चीज होती, अगेन वन ऑफ होती, या उसको कोई अलग फंड होता, अलग फंड होता तो इधर आ जाता, वन ऑफ होती तो अलग लाइब्रेरी बना लेते बिल्कुल। तो नॉर्मल सवाल जैसा ही है, सिवाय इक्विटी की कुछ लाइनों के और सोफी के, जो इन स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड पैसे का आना जाना है वो इधर ही आना जाना है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाना है, बस यही। और एक सवाल आया 500 का, वो देख लेते हैं, कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, देखेंगे तो करेंगे ना, है जी। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ओहो चले ठीक है, वो सवाल देख लें, अच्छा जिन जाना चला जाए वो बाद में देख लेना है। सवाल है स्प्रिंग 22, तो पहले ये सवाल कर लेते हैं। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 2022, नहीं है किताब में, मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल, स्प्रिंग 2022 मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल, बस 10 नंबर का सवाल है। हाँ जी पढ़ लें तो मैं सॉल्व करूं। सवाल की रिक्वायरमेंट में सोसी मांगा है नहीं, तो मेरी सजेशन ये है कि एक गंदा मंदा सही, लेकिन एक वर्किंग की नजर से बना लें, ताकि इनकी ये क्लोजिंग बैलेंसेस तो निकले ना, तो इसलिए इतने इसको इज्जत नहीं देंगे, लेकिन गंदा मंदा बना लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है और एसएफपी रिक्वायर्ड है, और इस
स्टैंडर्ड का सवाल है, कैसे पता? डेफरल मेथड है और ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड और ये वर्ड्स आ रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं और एसओएफटी बना लेते हैं। अच्छा वो फिर फ्रेमवर्क नहीं फड़का रहा मैं, अभी इसी को खत्म कर ले जाके। नहीं करा। हाँ मैं ही थक गया, हाँ मैं ही थक गया, ठीक है ऐसे तो है, मैं ही थक गया। क्या हो गया? समझ नहीं आई, क्या करूं? तो समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है। क्लब का नाम क्या है? अच्छा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल MWH। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएं, एसएफपी का फॉर्मेट बनाएं और वर्किंग में ये सोसी बना लेते हैं। जनरल फंड तो है, इसके अलावा कौन सा फंड है? रिसर्च फंड है और ये जो हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड है ये तो बस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, ये तो यहाँ कॉलम नहीं आना, ये यहाँ नहीं है, ये वो डेफर्ड है जिसने बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच होकर इनकम बनना है। तो दो ही हैं, एक रिसर्च फंड है और एक जनरल फंड। ये मैंने वर्किंग बना दी 2 कॉलम। तो अब आप एसओएफपी बनाएं जिसमें इक्विटी में ये 2 लाइनें होंगी और बाकी नॉन करंट करंट सारी हेडिंग देके जगह छोड़ दें। हाँ जी, एसएफपी की हेडिंग देके जगह छोड़नी है। चलें ट्रायल खाली करते हैं। बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आगे कोई एडजस्टमेंट? बिल्कुल है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई, पॉइंट नंबर 3। तो फिर इसको लिख लें ब्रैकेट में, नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग लिख लें ब्रैकेट में। ब्रैकेट में कैश एंड बैंक के बारे में कोई एडजस्टमेंट? तो फिर करंट एसेट्स में लिख लें। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो सकता? क्लोजिंग इन्वेंट्री ही दे दी इसमें, तो करंट एसेट्स में डाल दें। आगे कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, इसके लिए पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 1, तो बैलेंस है ना। पॉइंट 2, कंट्रीब्यूशन रिसीव में 55 शामिल है जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के पैसों के लिए मिला था और बाकी फिर जी बाकी फिर जनरल होगा। तो उस 55 को निकाल के बाकी को बना लेते हैं इनकम। कितनी? 226। और बल्कि मैं क्या कर रहा हूं यार, तरतीब खराब कर दी ऐसी। नहीं, ट्रायल पे वापस, बस ये देखना था कि इसके लिए एडजस्टमेंट है, वो मैं तरतीब आउट कर गया। कंट्रीब्यूशन के लिए एडजस्टमेंट है ना, तो बस कंट्रीब्यूशन इधर हम लिख लेते हैं, लेकिन अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन। तरतीब से चलें फिर गड़बड़ हो जाती है। एडजस्टमेंट है इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखा हूं जी 281। चलें आगे चलें ट्रायल में।
ट्रायल खाली करके ना फिर एडजस्टमेंट पे आते हैं तरतीब से, तो फिर कंट्रोल रहता है। जनरल फंड ये इधर आ गया बैलेंस 332। आगे मेडिकल इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई या होनी है? कैसे पता? एक तो ट्रायल में नहीं आ रहा, दूसरा पॉइंट नंबर 5 डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं वर्किंग टू इक्विपमेंट। कितना? 100। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, ये क्या है? यूज्ड, ये एक्सपेंस है। मेडिसिन एंड सप्लाईज कितना जी? 76। आगे इसका क्या करूं? मैं एक्सपेंसेस में लिख रहे 19। आगे पेबल्स के बारे में कहीं कोई मजीद क्या करें? फिर करंट लायबिलिटीज में लिख दें। जी पेबल, रिसर्च कॉस्ट कुछ भी नहीं करें। हाँ जी, रिस्ट्रिक्टेड फंड का बीडी बैलेंस पॉइंट नंबर 1। रिसर्च फंड का कितना है? 60। और बिल्डिंग के रिलेटेड नहीं यार 1। ये क्या किया मैंने? ये मैंने रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस का बीडी लिखा है 60 और 120 180, ये 180 को ब्रेक किया है ये ना, ये मैंने आपको एसएफपी की झलकियां दिखाई हैं। ये जैसे कच्ची सी आंखें करके देखते हैं ना कहीं, तो आपको नजर आ रहा है कि बैलेंस शीट नजर आ रही है। 120 कहां से आया? पॉइंट 1 में हम लोग थे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में पहुंचे थे 180 पे। वो क्या था? ओपनिंग बैलेंस था, उसको मैंने तोड़ के लिखा। इसका फंड नहीं बनता, ये बिल्डिंग के लिए, ये यहां पर लायबिलिटी में, और ये रिसर्च फंड, ये कैसे पता इसका फंड बनना है? पैसे आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं, और रिसर्च फंड ये वन ऑफ नहीं है, ये रिसर्च के लिए बनाया हुआ है एज पर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। हर साल ईच ईयर ये 20% ट्रांसफर किया करेंगे, तो ऑनगोइंग चीज है ना, ये फंड बनना है। ये मैंने कहा एक बार मिल जाता है। मैंने कहा था अगर कोई वन ऑफ काम के लिए पैसे मिल रहे हैं तो वो, हाँ नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पैसे एक दफा मिलने हैं, मैंने कहा है कि पैसे जो मिल रहे हैं वो वन ऑफ काम के हैं। अगर बिल्डिंग ही बना रहे हैं तो जरूरी थोड़ी कि डोनर सारे के सारे एक ही दिन आके पैसे जमा करा देंगे, वो तो 2 4 5 साल तक फंडिंग चलती रहेगी और वो यहां जमा होती रहेगी। फिर जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और डेप्रिशिएट होगी तो ये इनकम बनती जाएगी। पैसे मिलना वन ऑफ नहीं कहा था, काम वन ऑफ था। पैसे तो तोड़ तोड़ के मिल सकते हैं, वो सब यही आना शुरू हो जाएगा। 120 पे आ गया मतलब। यस, सैलरीज कोई इसके बारे में नहीं, तो एक्सपेंसेस में लिख दें 53। ट्रायल हो गया खाली, पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 जी, पॉइंट 2 ट्रांसफर दे रहे। पॉइंट 1 में अरे वो सरप्लस निकालेंगे तो करेंगे ना, सरप्लस तो निकालने पहले। पॉइंट नंबर 2, ये 120 और 60 बीडी है बस। पॉइंट नंबर 2, जो इस साल कंट्रीब्यूशंस मिली उनमें से 55 लानी है इधर,
और बाकी लेके जानी है इनकम में। पॉइंट 2 पॉइंट 3 हमें कोई सीमेंट की बोरियां मिली ये बिल्डिंग बनाने के लिए जिनकी वैल्यू है 65। तो इस 65 की एंट्री नहीं की, अब कर लेते हैं जी। क्या करूं? हमें लोग बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे दे रहे थे, सीमेंट की बोरियां दे रहे थे, सरिया, पुरानी जुतियां, नायलॉन, ये सब बिल्डिंग के लिए दे रहे थे। तो वो सब यही क्रेडिट होगा ना? कितना? 65। और डेबिट क्या होगा? सीमेंट की बोरियां, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बैलेंस शीट में खोला हुआ आपने बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट की बोरियां मिली। अच्छा, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 65 मिलियन डोनेशन मिली होती, कैश डेबिट, ये क्रेडिट। सीमेंट की बोरियां मिल गई, बिल्डिंग पे लगा दी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, यही क्रेडिट। तो बिल्डिंग का ब्रैकेट खोला हुआ है एसओएफपी के फेस पे, है ना? तो वहां डेबिट और ये क्रेडिट। 400 नहीं भाई, 65 ऐड करने को कह रहा हूं बस, अभी टोटल नहीं करना ना, पहले ऐड तो कर ले। 65 डेबिट, कहां डेबिट? बिल्डिंग के ब्रैकेट में, और ये क्रेडिट। बुरी बुरी शक्लें बना रहे, नहीं समझ आ रहा? कोई इख्तलाफ है? बोलो ना यार, इख्तलाफ है तो। अच्छा, पूछ लो। अरे पूछ लेना भाई, फिर ये तो इस सेशन में तो ये आखिरी मौका है, आप पूछना तो पूछ लें। हैं? समझ नहीं आई? अच्छा, समझ आ गई। नहीं, और कुछ नालायक बच्चे भी हो सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जी। हाँ, तो हर बंदे का अलग अकाउंट तो नहीं बनाएंगे ना। हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोग डोनेशन दे रहे हैं, इक्विटी में, सोसी में एक कॉलम बना लें। नहीं, हमने एक डेफर्ड कंसिडरेशन के नाम से, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, एक अकाउंट लायबिलिटी बना लेनी है। कैश मिल रहा है, कैश डेबिट, ये क्रेडिट। अगर किसी ने सीमेंट सरिया ही दे दिया जो चलो बिल्डिंग में लग भी गया, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, यही क्रेडिट। अब बताइए, ये सारा कुछ हमें जो रिसोर्स मिल रहे हैं डोनेशन, वो हम बनाते जा रहे हैं लायबिलिटी। क्या करेंगे फिर इसका? जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी डेप्रिसिएशन से मैच करवाते हुए इसको इनकम बनाएंगे। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो कर लेना, उस हिसाब से बनाएंगे। जो पैसा मिलता जा रहा है वो इनकम बना दें। डेप्रिसिएशन मैंने नहीं की ना कैलकुलेट, अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो फिर इसको इनकम भी बनाऊंगा। 65 है, जो वेटिंग का लिखा था नॉन करेंट एसेट, उसमें 65 लिखा है, लेकिन ये 120 और 55 ये भी तो वेटिंग के लिए लिखा है। ये 120, ये वाला 120 नहीं है, वो पिछले साल तक आ चुके हुए थे। वो कहते हैं नॉन करेंट एसेट की वैल्यू है 3 जी जी जी। और 55 के बाद भी मिला कैश डेबिट, ये लायबिलिटी क्रेडिट। फिर जो सीमेंट की बोरियां मिली, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ये इस साल में ये और हुआ है, ये वाला 120 लिखा है मैंने। ये कौन सा 120 है? जो उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है लायबिलिटी का, पिछले साल मिली होंगी कोई डोनेशंस। ये मैंने लाल रंग लिख दिया था, ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये फंस गया काम यहाँ पर आके। अच्छा वाला काला नीला चल रहा था, ये जैसे ही मैंने 120 लिखा है ना, ये वहां से गड़बड़ शुरू हुई। हाँ भाई, देखिए इसी तरह जिंदगी में जो भी काम करना अपने पैसों से करना, मांग मांग के नहीं करना। ये जहां बिल्डिंग के पैसे मांगने शुरू किया ना, तो वहां गड़बड़ आनी शुरू हुई। 120, 55, 65, 30 भी समझ आ गया? नहीं है, मैंने कहा यस यस बोले जा रहे हैं ऐसे ही। नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस यस यस चेक कर रहा था। पॉइंट 4 फाइनली बिल्डिंग हो गई कंप्लीट।
और अगला पॉइंट अब करते हैं इसकी डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी, ठहरे बिल्डिंग की पूरी कॉस्ट कितनी बनी, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी बनी 400, रेट 5%, कब कंप्लीट हुई है 1 अप्रैल 15। और यही वाला सलूक, ये वाला सलूक इसके साथ भी होगा। और कितनी है टोटल कंट्रीब्यूशन मिली हुई 240, इसके साथ भी यही सलूक होगा। अब समझ आई। तो 15 के साथ क्या करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये डेबिट और 15 डेबिट और 15 क्रेडिट। क्या करना है, बिल्डिंग ब्रैकेट से माइनस कर लें, डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग में से लेस। और इस 9 का क्या करें, यहां बना लेंगे इनकम और इस लायबिलिटी से निकाल देंगे। ठीक है, अगले साल की निकाल के ये ब्रैकेट फाइनली बंद कर दें। और ये 12 जो यहां से निकाला है ठीक है, बड़ा 219 और है जी। 12 कैसे आया, 9 महीने की 9 है तो 12 महीने की 12, तो वो अगले साल की 12 है जो तोड़ के करंट में लिखी है। और आखिरी पॉइंट, अदर फिक्स्ड एसेट्स की रेट क्या है 10%, रिड्यूसिंग है तो 220 पे ये क्रेडिट 22। अब कहाँ क्या क्या सरप्लस जी, 50 का सरप्लस और ये सरप्लस आया यहां। और अब इसमें से ट्रांसफर और ये दोनों एसओएफपी में इक्विटी में लिख दें। ये एसओएफपी में इक्विटी में आएंगे दोनों और ये नॉन करंट में। और इंशाल्लाह एसओएफपी टैली हो गई होगी। जी हाँ, रिकॉर्डेड है 55 तो रिकॉर्डेड था, 55 तो रिकॉर्डेड है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड, वो तो कैश डेबिट हुआ है क्या किसी जी, कैश डेबिट और ये लायबिलिटी क्रेडिट क्योंकि रिकॉर्डेड है। ये मैंने यहां पर 55 जो लिखा है ना, वो 55 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने अकाउंटेंट ने कैश डेबिट और कंट्रीब्यूशन ही क्रेडिट कर दी थी 281, तो इसलिए हमने 281 कंट्रीब्यूशन इनकम से निकाल के यहां खुद लिखा है। यहां खुद लिखने का मतलब नहीं कि हम 55 रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए, कैश डेबिट हुआ है, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट हो गई थी, वहां से निकाल के यहां लिखा। हाँ जी, एसओपी टैली हुई है नहीं, चलो जी एनपीओ खत्म। और इस दफा इसके आने के चांस हैं, कल कराता हूं इंशाल्लाह कैश फ्लो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।